guys, welcome back to my channel. I am Prerna and in today's video we are going to learn about section 194R, TDS on benefit or perquisite of business or profession, and circular number 12 for 2020-22. So before starting the video, please like the video, share the video and subscribe to my channel. It's totally free of cost. And if you haven't watched my previous video on section 194S, TDS on transfer of virtual digital assets, then please check the description box for the video. And now let's get into the video. So first, section 194R, TDS on benefit or perquisite of profession. This section is inserted by Finance Act 2020-22 and it is applicable with effect from 1st July 2020-22. इस सेक्शन के अंदर एक पर्सन जो कि एक रेजिडेंट पर्सन को, प्लीज गाइस याद रखिएगा, इस सेक्शन में भी रेजिडेंट पर्सन की ही बात हो रही है, नॉन रेजिडेंट की बात नहीं हो रही है। जिस तरह सेक्शन 194S में ओनली रेजिडेंट पर्सन की ही बात की गई थी, तो यहाँ पर कोई भी पर्सन जो एक रेजिडेंट पर्सन को प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिट या परक्विजिट, उसको टैक्स डिडक्ट करना एट द रेट ऑफ 10% ऑन द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट और परक्विजिट बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विजिट, ये मैंडेटरी है इस सेक्शन के अंडर। एंड जो बेनिफिट और परक्विजिट है वो मे और मे नॉट बी, वो कन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है मनी में। शुड अराइज, जो बेनिफिट और परक्विजिट है वो अराइज होना चाहिए इस सेक्शन के लिए फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जो भी पर्सन या तो अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहा है या फिर अपना प्रोफेशन एक्सरसाइज कर रहा है, उसको कोई बेनिफिट या परक्विजिट होता है बाय सच रेजिडेंट, वो ही यहाँ पर टीडीएस के लिए एप्लीकेबल होगा। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शंस टू सेक्शन 194R की। कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पर टीडीएस डिडक्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फर्स्ट वन इज, अगर बेनिफिट और परक्विजिट का वैल्यू या एग्रीगेट ऑफ वैल्यू जो प्रोवाइड किया है या फिर लाइकली टू बी प्रोवाइडेड है टू द रेजिडेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो एक्सीड नहीं करता है 20,000 से, तो टीडीएस डिडक्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है इस सेक्शन के अंडर। नंबर 2, इट विल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन, अगर जो डिडक्ट कर रहा है डिडक्टर वो पर्सन अगर इंडिविजुअल है या एचएफ है एंड उसका इमीडिएटली प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो भी उसका बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है, वो अगर उसका टोटल सेल्स या ग्रॉस टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का एक्सीड नहीं करता है 1 करोड़ से, एंड अगर वो प्रोफेशन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका जो ग्रॉस रिसीव्स है अगर वो एक्सीड नहीं करता है 50 लाख से, तो भी उनको सेक्शन 194R के अंडर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड द थर्ड वन इज, इट इज नॉट एप्लीकेबल इफ इट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एंटिटी। अगर बेनिफिट या परक्विजिट किसी गवर्नमेंट एंटिटी को दिया जाता है, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि अपना बिजनेस या प्रोफेशन कैरी नहीं कर रहा है, अगर वो बिजनेस प्रोफेशन कैरी कर रहा होगा तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो बिजनेस प्रोफेशन कैरी नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एंटिटी पर एप्लीकेबल नहीं होगा ये सेक्शन। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 194R सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट की। ये सेक्शन ऑथराइज करता है बोर्ड को गाइडलाइंस इशू करने के लिए, कोई भी डिफिकल्टीज आएगी उसको रिमूव करने के लिए विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो गाइडलाइंस है ये पहले ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी, उसके बाद अप्रूवल के बाद ये बाइंडिंग होगी इनकम टैक्स अथॉरिटीज पर भी एंड जो पर्सन बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है उस पर भी। सो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं गाइडलाइंस इशूड बाय बोर्ड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो उसमें हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है टैक्सेबिलिटी अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4, 41 सबसेक्शन 1 एटसेट्रा। सो इस सेक्शन में डिडक्टर जो है वो कोई भी टैक्सेबिलिटी चेक नहीं करेगा इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। अगर वो रेसिपिएंट के हैंड्स में बेनिफिट या परक्विजिट सेक्शन 28 क्लॉज 4 में या 41(1) में या किसी भी और सेक्शन में अगर वो टैक्सेबल होता है, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं देखी जाएगी कि वो किसी और सेक्शन में टैक्सेबल हो रहा है। डिडक्टर को एट द रेट ऑफ 10% टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करना ही है, ये मैंडेटरी है। इवन अगर हम यहाँ पर सेक्शन 195 की बात करते हैं जिसमें रिक्वायर्ड है डिडक्शन ऑन एनी अदर सम चार्जेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एट द रेट्स इन फोर्स,
एंड जो रेट इन फोर्स है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 37A की बात करते हैं जब हम, उसमें अलाउ किया जाता है बेनिफिट ऑफ एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90 और 90A, जो DTAA वाला सेक्शन रहता है उसकी बात की जाती है। इस सेक्शन के लिए सेक्शन 194R के लिए हमें उस सेक्शन को भी नहीं देखना है, नहीं कंसिडर करना है कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें इस सेक्शन के अंडर एट द रेट ऑफ 10% TDS डिडक्ट करना ही करना है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप की। जैसे कि हम अगर बात करें सेक्शन 194R सबसेक्शन 1 के फर्स्ट प्रोविजो की, तो उसमें ये बोला गया है कि जहां पर भी बेनिफिट या परक्विजिट होगा, चाहे वो होली इन काइंड हो, पार्टली इन कैश हो, पार्टली इन काइंड हो, बट जो लेकिन कैश वाला पार्ट है अगर वो सफिशिएंट नहीं है लाइबिलिटी TDS के बीट करने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ होल सच ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट, तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है बेनिफिट या परक्विजिट प्रोवाइड करने के लिए उस अगर कि वो पहले बेनिफिट परक्विजिट दे उससे कि पहले उसे TDS डिडक्ट करना और पे करना मैंडेटरी है। तो ये प्रोविजो जो है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि लेजिस्लेचर की बनाने की इंटेंशन क्या है, कि कुछ ऐसे सिचुएशंस अगर आती हैं जहाँ पर बेनिफिट या परक्विजिट कैश में नहीं है या काइंड में या पार्टली कैश में पार्टली काइंड में, तो भी हमें इस सेक्शन के अंडर TDS डिडक्ट करके उसको गवर्नमेंट को पे करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कैपिटल एसेट है, अगर जो हमने बेनिफिट या परक्विजिट दिया वो कैपिटल एसेट की फॉर्म में है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट गाइडलाइन में हमने देखा कि हमें कोई भी रिक्वायरमेंट चेक नहीं करनी, वो किस सेक्शन में एप्लीकेबल है, किस सेक्शन में टैक्सेबल है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें बस सेक्शन 194R के अंडर एट द रेट ऑफ 10% TDS डिडक्ट करना ही करना है। सो इस पॉइंट से रिलेटेड सर्कुलर नंबर 12 में कुछ इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं जो कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जिसमें बताया गया है कि बेनिफिट और परक्विजिट जो है वो टैक्सेबल है इन द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट या नहीं। सो जो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है वहां पर, तो उसमें ये बताया गया कि एक असेसी है जिसने एक एग्रीमेंट किया था एक पर्सन के साथ एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज करने का, एंड उसने कुछ अमाउंट जो है एज अर्नेस्ट मनी उस पर्सन को दे दिया। हाउएवर जब उसने पोजीशन ऑफ लैंड नहीं मिला था असेसी को जब तक, लेकिन जो सेलर था जिसने एग्रीमेंट किया था उसने एक थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि प्लॉट को डेवलप करने के लिए, तो असेसी ने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में कि जो कंसेंट डिक्री पास हुई थी एंड परसुएंस ऑफ सेम सर्टेन अमाउंट जो है वो असेसी ने पे किया था। तो जो अपील के बाद ये डिक्लेयर हुआ कि जो अमाउंट है रिसीव हुआ था वो पर्सन्स ऑफ कंसेंट डिक्री थी एंड लाइबल टू टैक्स था एज इनकम अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4। सो नेक्स्ट एग्जांपल वाज बैंक ने एक अंडर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंडर एक पर्सन का प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है वो वेव ऑफ कर दिया था। तो जो लोन अमाउंट वेव ऑफ हो गया था वो भी बैंक का जो है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4 एक इनकम कॉन्स्टिट्यूट हो गया था। नेक्स्ट वाज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन फर्नीचर फिक्चर्स, अगर एक डायरेक्टर को दिया हुआ था एंड वो भी अमाउंट जो था उस सबका अमाउंट टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 4 में। नेक्स्ट एग्जांपल वाज एक कार जो है एक असेसी को दिया गया था बाय हिज डिसिपल हु हैड बीन बेनिफिटेड फ्रॉम हिज प्रीचिंग, तो जो वैल्यू ऑफ कार था वो भी टैक्सेबल होता है इन हैंड्स ऑफ असेसी बीइंग रिसिप्ट फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ वोकेशन कैरिड ऑन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल वाज एक असेसी जो है वो एक कंपनी का डायरेक्टर था, जो एग्रीमेंट हुआ था प्रोमोटर्स के साथ, उसमें उस डायरेक्टर को कुछ कंपनी के शेयर्स अलॉट हुए थे एंड इस फैक्ट पर कि इन जो फैक्ट्स थे उस पर ये डिक्लेयर हुआ कि जो शेयर्स डायरेक्टर को मिले हैं कंपनी से वो भी बेनिफिट या परक्विजिट है जो उसे कंपनी से मिला है एंड वो भी बेनिफिट असेसिबल टू टैक्स होता है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल वाज एक वैल्यू ऑफ गिफ्ट ऑफ लैंड जो है वो हेल्ड एज रेसिपिएंट बाय द असेसी इन केस ऑफ हिज वोकेशन एंड वाज हेल्ड एज टैक्सेबल। सो इस सब एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि बेनिफिट ऑफ परक्विजिट
कैपिटल एसेट्स हो सकते हैं जनरल सेंस में, जो कि टर्म्स होती हैं कार, लैंड एटसेट्रा, बट जो इन रेसिपिएंट के हैंड्स में है बेनिफिट ऑफ परक्विजिट एंड हैज अकॉर्डिंगली हैड टू बी टैक्सेबल, वो रेसिपिएंट के हैंड्स में टैक्सेबल होगा ही हो। डिडक्टर जो है वो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो चेक करे बेनिफिट ऑफ परक्विजिट जो है वो टैक्सेबल हो रहा है किसी और सेक्शन में रेसिपिएंट के हैंड में या नहीं। डिडक्टर को सेक्शन 194R के अंडर, इस सेक्शन के अंडर एट द रेट ऑफ 10% TDS उस पर डिडक्ट करना ही करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट्स की। जो भी सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेट होते हैं वो कस्टमर का ड्रॉ किया जाता है लिस्टेड रिटेल प्राइस पर, जिसकी वजह से उनका सेल प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जब उनका सेल प्राइस रिड्यूस हो जाता है तो सामने वाली पार्टी का परचेज प्राइस भी रिड्यूस हो जाता है कस्टमर का। तो इस पर लॉजिकली तो है ये सेल्स और परचेज से रिलेटेड होता है एंड ये बेनिफिट ऑफ परक्विजिट भी है जिस पर TDS डिडक्ट होना चाहिए। बट जो सेलर है उसको काफ़ी डिफिकल्टी आ रही थी प्रैक्टिकली इसको TDS पर डिडक्ट करने के लिए, तो इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए ये क्लैरिफाई किया गया कि सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट्स पर कोई भी TDS चार्ज नहीं किया जाएगा कस्टमर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री सैंपल्स की। फ्री सैंपल्स पर जो है वो TDS डिडक्ट किया जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों कि सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट पर TDS नहीं डिडक्ट होगा बट फ्री सैंपल्स पर डिडक्ट होगा? तो उसके लिए सर्कुलर नंबर 12 में एक सिचुएशन दी हुई है जहां पर एक सेलर जो है वो सेल करता है अपना आइटम्स फ्रॉम स्टॉक इन ट्रेड एक बायर को। तो जो उसमें सेलर है वो ऑफर करता है परचेज ऑफ 10 आइटम। अगर सेलर बायर जो है वो 10 आइटम्स परचेज करता है तो सेलर अपना फ्री गिफ्ट्स में 2 आइटम्स और देता है, तो टोटल में कितना हो गया, 12 आइटम्स दिया एट द प्राइस ऑफ 10 आइटम्स। तो एज्यूम करते हैं उसमें कि हर एक आइटम का प्राइस जो है वो ₹12 है, तो सेलिंग प्राइस सेलर के लिए जो होगा ₹120 फॉर 12 आइटम्स हो गया। यही बायर के लिए उसने 12 आइटम्स परचेज की एट प्राइस ऑफ ₹10। इसीलिए जस्ट लाइक सेलर, परचेज प्राइस जो है बायर के लिए 120 हो गया फॉर 12 आइटम्स एंड जो एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड है उसकी बुक्स में। ये इस सिचुएशन में क्या हुआ, अगेन डिफिकल्टी आ गई इन अप्लाइंग सेक्शन 194R की। तो इस सिचुएशन में पहले तो बोला गया था कि टैक्स जो है वो नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 194R, बट बाद में से फर्दर क्लेरिफाई कर दिया गया है सर्कुलर में कि जहां पर डिफरेंट फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं वहां पर अबव रिलैक्सेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगा फ्री सैंपल्स पर, मतलब कि फ्री सैंपल्स जो हैं वो टैक्सेबल होंगे। सिमिलरली ये जो रिलैक्सेशन है वो एक्सटेंड की जाएगी अदर बेनिफिट्स जो भी सेलर प्रोवाइड करेगा इन कनेक्शन विद इट सेल। तो उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सर्कुलर में, लाइक जहां पर एक पर्सन इंसेंटिव दे रहा है अदर देन डिस्काउंट या रिबेट इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड सच एज कार, टीवी, कंप्यूटर, गोल्ड चेन, गोल्ड कॉइन, मोबाइल फोन एटसेट्रा। नेक्स्ट एग्जांपल वाज जहां पर एक पर्सन जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है एक ट्रिप फॉर रेसिपिएंट एंड हिज और हर रिलेटिव्स अपॉन अचीविंग सर्टेन टारगेट्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेन अ पर्सन प्रोवाइड्स, कोई पर्सन जो है वो फ्री टिकट्स प्रोवाइड कर रहा है इवेंट की। एंड लास्ट एग्जांपल वाज वेयर अ पर्सन जो है वो फ्री में सैंपल्स दे रहा है, मेडिसिन सैंपल्स टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को। तो ये जो अब एग्जांपल्स बताए गए हैं ये सारे इलस्ट्रेटिव है। इसमें जो है रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर सेल्स डिस्काउंट एंड रिबेट इज ओनली ऑन दोज आइटम्स एंड शुड नॉट एक्सटेंडेड टू अदर्स। इसे फर्दर क्लेरिफाई किया जाता है कि बेनिफिट ऑफ परक्विजिट जो है अगर वो यूज हो रहे हैं बाय ऑनर, डायरेक्टर या एम्प्लॉय के, उस पर्टिकुलर एंटिटी के या उसके रिलेटिव से जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई बिजनेस या प्रोफेशन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो टैक्स है वो डिडक्ट पर्सन जो करेगा वो इन द नेम ऑफ रेसिपिएंट एंटिटी के नेम पे करेगा। भले ही ऑनर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय और उसका रिलेटिव ने यूज किया है, लेकिन एंटिटी पर ही टैक्स डिडक्ट किया जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ देयर रिलेशन के वर्च्यू में with recipient entity and in substance benefit of perquisite has been provided by the person to the recipient entity। so इसके रिस्पेक्ट में एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर जो है कंपनी फ्री मेडिसिन सैंपल जो है वो एक डॉक्टर्स को प्रोवाइड करती है। डॉक्टर जो है वो एम्प्लॉय हैं एक हॉस्पिटल के। तो इस सिचुएशन में सेक्शन 194R के अंडर TDS जो है वो डिडक्टर, मतलब जो कंपनी है वो TDS आधा रेट 10% डिडक्ट करेगी इन द हैंड्स ऑफ हॉस्पिटल एज बेनिफिट ऑफ परक्विजिट जो है वो डॉक्टर को प्रोवाइड किए गए हैं ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्पिटल बीइंग, जो डॉक्टर्स हैं वो उसके एम्प्लॉय हैं इस वजह से।
तो इसमें जो मेन सब्सटेंस होता है कि जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया गया हॉस्पिटल को, तो हॉस्पिटल जो है सब्सिक्वेंटली ट्रीट करता है बेनिफिट जो परक्विजिट जो भी है गिवन टू इट्स एम्प्लॉइज। तो जो पर्सन है, इफ द पर्सन हु यूज्ड इट इज हिज एम्प्लॉय, तो जो सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट के अंदर जो है वो टैक्स इस पर डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 192 ऑफ द एक्ट, जो कि सैलरी हेड में आएगा। इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले जो है हॉस्पिटल के हैंड्स में टीडीएस डिडक्ट होगा एंड देन सैलरी एक्सपेंडिचर की तरह से अलाउड किया जाएगा एम्प्लॉय को। अल्टीमेटली जो अमाउंट है वो टैक्स होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, नॉट इन द हैंड्स ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 194 आर ऑफ द एक्ट जब वो अपना आईटीआर फर्निश करेंगे। और ये फर्दर क्लेरिफाई किया गया है कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 20,000 रुपीज़ का, जो कि सेक्शन 194 आर सब सेक्शन 1 का सेकंड प्रोविजो जो कहता है, उसे भी हमें रेसिपिएंट एंटिटी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। इसी तरह हमें देखना है कि टैक्स जो रिक्वायर्ड है अंडर सेक्शन 194 आर के अंडर, अगर बेनिफिट और परक्विजिट जो है वो डॉक्टर को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक एज अ कंसल्टेंट एक्ट कर रहा है हॉस्पिटल के लिए, वो एम्प्लॉय नहीं है, कंसल्टेंट है। तो इस केस में जो बेनिफिट परक्विजिट है प्रोवाइडर जो है वो डिडक्ट करेगा टैक्स अंडर सेक्शन 194 आर ऑफ द एक्ट विद हॉस्पिटल एज रेसिपिएंट, और जो हॉस्पिटल है वो अगेन सेक्शन 194 आर के अंडर टैक्स डिडक्ट करेगा कि वो बेनिफिट या परक्विजिट जो है वो कंसल्टेंट को प्रोवाइड करता है। तो इस केस में डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए या फिर इसका एक ऑल्टरनेटिव देने के लिए ओरिजिनल बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइडर जो रहेगा, जो कंपनी जो मेडिसिन सैंपल दे रही है, वो डायरेक्टली डिडक्ट करेगा टैक्स अंडर सेक्शन 194 आर ऑफ द एक्ट इन केस ऑफ द कंसल्टेंट एज अ रेसिपिएंट। वो कंसल्टेंट के लिए ही टैक्स को डिडक्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट की। जो वैल्यूएशन होगी वो कैसे होगी बेनिफिट परक्विजिट की? वैल्यूएशन जो है वो बेस्ड होगी फेयर मार्केट वैल्यू की। जो बेनिफिट परक्विजिट का है उसका हम फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस। दो केसेस ऐसे जहाँ पे हम फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। तो वो बेनिफिट परक्विजिट क्या है? जहाँ पे भी प्रोवाइडर जो है वो परचेज करता है अगर बेनिफिट परक्विजिट बिफोर प्रोवाइडिंग इट, रेसिपिएंट को प्रोवाइड करने से पहले अगर वो परचेज करता है तो वहाँ पर परचेज प्राइस देखा जाएगा उस बेनिफिट परक्विजिट की वैल्यू के लिए। लेकिन अगर वो जो प्रोवाइडर है वो एक मैन्युफैक्चरर ही अपने जो रेसिपिएंट है उसको बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पर जो वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा वो प्राइस होगा जो कि वो कस्टमर से चार्ज करता। अगर वो बाहर किसी कस्टमर को बेचता तो वो कितना प्राइस चार्ज करता, वही प्राइस यहाँ पर फ्री जो भी मतलब बेनिफिट दिया जाएगा, वहाँ बेनिफिट में प्राइस चार्ज जो इस कस्टमर वही है उसका वैल्यू बन जाएगा। एक फर्दर क्लेरिफिकेशन दी गई है, जीएसटी जो है वो इस सब में इंक्लूड नहीं किया जाएगा फॉर पर्पस ऑफ वैल्यूएशन बेनिफिट ऑफ परक्विजिट और टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आर ऑफ द एक्ट। सो नेक्स्ट गाइडलाइन की बात करते हैं, जिसमें आजकल जो कंपनीज हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है ताकि वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूज़ करें एंड वो अपने ऑडियो या वीडियो मीन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, यूसेज के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बताएं ताकि उनका प्रमोशन हो, एडवर्टाइजमेंट्स हो। उस केस की बात करते हैं, अगर जो है वो प्रोडक्ट जो है इन्फ्लुएंसर को रिटर्न बैक करना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के आफ्टर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विस, तो वहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 194 आर। बट यही अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है उसके पास प्रोडक्ट जो है रिटेन रहेगा, उसको यूज़ करने के बाद वीडियो बनाए या नहीं बनाए उसके बाद उसको नहीं देना है, तो टीडीएस उस केस में रिक्वायर्ड है कि वो डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज रीइंबर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर इन कोर्स ऑफ रेंडरिंग सर्विस। इस केस में बात की जाती है कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, अगर उस केस में उसको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है या कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे हैं अपनी पॉकेट से, तो जो कंपनी है अगर उसे रीइंबर्स करती है, जैसे कि सीए के केस में हम ऑडिट पे जाते हैं तो हम कुछ एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, वही हमें फीस में रीइंबर्स कर दिए जाते हैं। क्या वो 194 आर के अंदर टैक्सेबल होगा या नहीं होगा उसकी बात करते हैं। अगर एक्सपेंस जो है वो कंसल्टेंट को पे किए गए हैं या तो पूरे या और जो एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पस ऑफ रेंडरिंग ऑफ टू क्लाइंट एंड जो इनवॉइस है वो क्लाइंट के नेम में ही बना है, तो जो रीइंबर्समेंट है जो क्लाइंट को हुई है, क्लाइंट ने की है, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा बेनिफिट ऑफ परक्विजिट के। लेकिन अगर जो इनवॉइस है वो इनवॉइस क्लाइंट के नेम पर नहीं है
एंड जो पेमेंट है वो डायरेक्टली क्लाइंट ही कर रहा है या रीइंबर्स बेनिफिट कर रहा है, क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है रीइंबर्स बेनिफिट को कंसल्टेंट को। तो जो है टीडीएस रिक्वायर्ड है कि डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 194 आर ऑफ द एक्ट। सो नेक्स्ट गाइडलाइन की बात करते हैं, जहाँ पे बिजनेस या डीलर कॉन्फ्रेंस की होती है टू एडुकेट डीलर्स को, जहाँ पे वो एडुकेट करते हैं अबाउट कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो क्या वो बेनिफिट या परक्विजिट होते हैं या नहीं होते। तो इसके बेस इस क्वेश्चन के लिए सर्कुलर नंबर 12 में क्लैरिफिकेशन दी गई है। तो उस क्लैरिफिकेशन में लिखा है कि कोई टीडीएस नहीं होगा अगर उस कॉन्फ्रेंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो डीलर्स और कस्टमर्स को एजुकेट करना है कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने, या फिर कंपनी डिस्कस करना चाहती है कि प्रोडक्ट जो है उनकी कंपनी का कैसे बेटर है बाकी कंपनी से। नेक्स्ट, हाउ ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम डीलर्स और कस्टमर, अगर वो डीलर कस्टमर से ऑर्डर्स लेना चाहते हैं या वो टीच करना चाहती है सेल्स टेक्निक्स डीलर्स और कस्टमर को, या फिर डीलर और कस्टमर की इंक्वायरीज को, जो क्वेरीज होती हैं उनको एड्रेस करना चाहती है, या रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट करना चाहती है, तो वहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यही जो कॉन्फ्रेंस है, सच कॉन्फ्रेंस नॉट बी इन नेचर ऑफ इंसेंटिव और बेनिफिट्स टू सच डीलर्स और कस्टमर हु अचीव पर्टिकुलर टारगेट्स। जो भी डीलर कस्टमर है, अगर उन्होंने पर्टिकुलर टारगेट्स अचीव कर लिया है, इन नेचर ऑफ इंसेंटिव बेनिफिट नहीं होना चाहिए, बस वो एजुकेशन के लिए होना चाहिए, तभी वो टीडीएस डिडक्ट उस पर नहीं होगा। लेकिन अगर इंसेंटिव वगैरह के लिए हो गया तो उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। फर्दर कुछ और केसेस हैं जहाँ पर एक्सपेंडिचर होगा तो वो कंसिडर किया जाएगा एज बेनिफिट ऑफ परक्विजिट, जिसमें सबसे पहला है अगर एक्सपेंस जो है वो एट्रीब्यूटेबल है टू लेजार ट्रिप और लेजार कॉम्पोनेंट इवन इफ इट इज एक्सीडेंटल टू डीलर ऑफ बिजनेस कॉन्फ्रेंस, तो वो जो है उस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट जो एक्सपेंडिचर है वो डीलर या बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगर एक्सपेंडिचर इनकर किया गया, फैमिली मेंबर्स, जो पर्सन अटेंड कर रहा है कॉन्फ्रेंस उसके फैमिली मेंबर जो उसके साथ आए हैं उनके लिए अगर एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। एंड द लास्ट इज, अगर वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की वजह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस के, अगर उनको प्रायर स्टेज इतना जैसे 2 दिन बोला गया था पर उनको 3-4 दिन रुकना पड़ा, तो जो भी उनका ओवर स्टे होगा बियॉन्ड डेट्स ऑफ सच कॉन्फ्रेंस, तो वो भी उस अमाउंट पर भी, वैल्यू पर भी उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेनिफिट ऑफ परक्विजिट अगर काइंड में है या पार्टली इन काइंड में है एंड कैश इज नॉट सफिशिएंट, जो कैश अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टीडीएस की है उसको मीट करने के लिए। एंड जो पर्सन है उसे इंश्योर करना चाहिए कि जो बेनिफिट परक्विजिट दिया जा रहा है उससे देने से पहले ही उसका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होकर डिपॉजिट हो जाना चाहिए। तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जब भी बेनिफिट इन काइंड प्रोवाइड किया जाएगा रेसिपिएंट को तो उस पर सेक्शन 194 आर के अंडर टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। जो पर्सन है वो इंश्योर करेगा कि जो टैक्स है वो डिडक्ट हो चुका है। कैसे इंश्योर करेगा? जो टैक्स है वो इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स पे किया जाएगा। जो टैक्स डिडक्टर है वो एक डिक्लेरेशन देगा, कॉपी ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट और चालान की, वो दोनों साथ में देगा, प्रोवाइडेड बाय रेसिपिएंट कंफर्मिंग दैट जो टैक्स है वो डिडक्ट हो चुका है बेनिफिट या परक्विजिट पे और वो डिपॉजिट भी हो चुका है। और टीडीएस रिटर्न में अलॉन्ग विद चालान नंबर ये रिपोर्ट किया जाएगा कि ये अमाउंट पे बेनिफिट और परक्विजिट के अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट हुआ था एंड डिपॉजिट हो गया। इस ईयर के लिए फॉर्म नंबर 26Q है जिसमें सारे प्रोविजंस है इस ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करने के लिए। एज एन ऑल्टरनेटिव इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया कि अगर बेनिफिट प्रोवाइडर जो है वो टैक्स डिडक्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 194 आर ऑफ द एक्ट एंड गवर्नमेंट को पे कर सकता है। जो टैक्स है वो डिडक्ट होना चाहिए आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्ट दैट पे बाय हिम, जो टैक्स जो उसने पे किया एज टीडीएस वो भी बेनिफिट का ही पार्ट है। एक तरीके से ये नहीं है कि आपने जो बेनिफिट जैसे 10,000 का कुछ दिया आपने गिफ्ट तो 10,000 की वैल्यू पर टीडीएस कटेगा। नो, जो टीडीएस का अमाउंट है ना वो भी बेनिफिट में इंक्लूड किया जाएगा बेसिकली, तो वो भी टीडीएस का पार्ट होता है। इन फॉर्म 26Q उसे अब शो करना पड़ेगा कि टैक्स डिडक्टेड जो है बेनिफिट पे वो प्रोवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लास्ट सर्कुलर की बात कर रहे हैं जिसमें डिटरमाइन करना वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट तो एक रेजिडेंट को प्रोवाइड करना है जिसका अमाउंट जो है 20,000 लिमिट जो थी हमने जो पहले शुरू में देखी थी उसे एक्सीड नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। उसमें जो ये सेक्शन है वो एप्लीकेबल है 1 जुलाई से, बट जो 30 जून का है उस तक के ट्रांजेक्शन का क्या करें। सेम जैसे सेक्शन 194S में हुआ था वैसे ही इस लिमिट के लिए हम सारे जो भी जून तक
30 जून तक ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सबको एग्रीगेट करेंगे, लेकिन जो एप्लीकेबिलिटी होगी टीडीएस की अंडर सेक्शन 194R की वो रहेगी 1 जुलाई से। जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी 1 जुलाई से उस पर ही टीडीएस एप्लीकेबल होगा, अगर उससे पहले ही लिमिट एक्सीड हो गई है तो। लेकिन अगर लिमिट एक्सीड नहीं हुई है तो 1 जुलाई तक भी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ही लिमिट एक्सीड हो जाएगी 1 जुलाई के बाद, उसके बाद से ही टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर 1 जुलाई से पहले टैक्स लिमिट एक्सीड हो गई है तो हमें उससे नहीं देखना है। 30 जुलाई के बाद जो भी 1 जुलाई से ट्रांजैक्शंस होंगी उस पर टैक्स डिडक्ट करना है। So guys, this was all for today. This was a complete section 194R and circular number 12 of 2020-22. Hope you like the video. Please like the video, share the video and comment in the comment section. Also subscribe to my channel and please stay tuned with my channel for new and latest updates. Thank you for watching.